नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल मेरा भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक नेता हैं। कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और विभिन्न गठबंधनों के साथ उन्होंने काम किया है। तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख युवा नेतृत्व हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में वर्ष 2025 के चुनाव में देखे जा रहे हैं या दावेदारों में गिने जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा एक एंगल और है, प्रशांत किशोर, जो अभी तक राजनीतिक रणनीतिकार थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाने जाते थे या एक जाना पहचाना नाम है, अब खुद राजनीतिक खिताब में सक्रिय हुए हैं और उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में 2025 में अपना दावा ठोक दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। बिहार में 2025 में नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक दलों की रणनीतियां बहुत तेजी गति से बदलती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे हालात बदलते जा रहे हैं, जिसको देख करके लगता है कि पता नहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का किस प्रकार का परिणाम रहने वाला है। इस चुनाव में सिर्फ दो धड़ों का मुकाबला नहीं रहा है, बल्कि अब त्रिकोणीय या अनेक ध्रुवों वाला मोड़ उभरता हुआ दिख रहा है। यानी सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन का चुनाव नहीं रह गया है बिहार विधानसभा का चुनाव, बल्कि तीसरी ताकत भी उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी है। सी वोटर जैसी सर्वे एजेंसियों ने सीएम फेस की प्राथमिकता को देखने के लिए एक सर्वे कराया है, जिसमें तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार की स्थिति दूसरे नंबर पर है, जबकि प्रशांत किशोर का भी उभार इस सीएम फेस की रेस में होता हुआ दिख रहा है। इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3 एंगल से या दिशाओं से हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक एंगल का अपना क्या महत्व रहने वाला है, या त्रिभुज के तीनों कोण टकराने वाले हैं। और जब त्रिभुज के तीनों कोण टकराएंगे तो हालात किस प्रकार के बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के रहने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का परिणाम 14 नवंबर यानी बाल दिवस के रूप में के अवसर पर आने वाला है, जिस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन भी है। कांग्रेस व विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को विभिन्न प्रकार के ऑफर्स दे रही हैं, क्योंकि इसकी धुरी में नीतीश कुमार निश्चित ही दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा विखंडित करके देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को एक तरफ तो कांग्रेस और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों ही ऑफर्स की भरमार बारिश कर रहे हैं। एक समाचार के अनुसार महागठबंधन में सीट साझा और सीएम फेस पर अभी अस्पष्टता है, लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता यह संकेत दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस माना जा रहा है। इसके विपरीत एनडीए की तरफ से यह कहा गया है कि सीएम का निर्णय विधानसभा चुनावों के बाद विधानमंडल के विधायकों द्वारा, एमएलएज के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने सालों से राजनीति में अलायंस बदलने का एक रिकॉर्ड बना रखा है। इसी कारण से उनको पलटू राम भी कभी कभी लोग कह देते हैं। इस कारण विपक्ष यह सोच सकता है कि उन्हें स्विच चेहरा के रूप में पेश किया जा सकता है, परंतु इस दिशा में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट ऑफर की खबर तो नहीं मिल रही है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से ऐसे हालात मिलते दिख रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं
कि कांग्रेस और महागठबंधन ने नीतीश कुमार को सक्रिय रूप से बुलाया हो और कहा हो कि हम तुमको सीएम फेस बनाना चाहते हैं, और दो इसमें ऑफर कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को दिए गए हैं कि या तो नीतीश कुमार अपनी जेडीयू का विलय कांग्रेस में कर लें, अथवा हम उन्हें सीएम फेस बनाते हैं तो उम्मीदवार हमारे रहेंगे। क्यों ये संभावना उत्पन्न हुई कि कांग्रेस उन्हें ऑफर दर ऑफर दे रही है? नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में एक स्थिर राजनीतिक पहचान रखते हैं। विपक्ष के लिए उन्हें सही समय पर मोड़कर खींचकर लाना रणनीतिक रूप से आकर्षक कहा जा सकता है। विपक्ष की यह संभावना है कि अगर एनडीए में टूट हो जाए, अगर नीतीश कुमार खिसक जाएं, तो सत्ता परिवर्तन ध्वस्त हो सकती है। इस कारण उन्हें एंगेज करना फायदेमंद रह सकता है। राज्य में युवा मतदाता, बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहे हैं। विपक्ष ऐसे समय में पुराने चेहरे को नई तरीके से पेश कर सकता है। इस विषय में तथ्यों की क्या स्थिति है? हालांकि ऑफर्स की बारिश का जो हालात बन रहे हैं, अपुष्ट सूत्रों से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस अथवा महागठबंधन ने खुले रूप से नीतीश कुमार को सीएम पद का ऑफर दे रखा है, बल्कि इसका संकेत है कि विपक्ष उनकी स्थिति को कमजोर मान रहा है। सी वोटर सर्वे में नीतीश कुमार की प्राथमिकता लगभग 15% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही चुनौतियों पर हैं और तीसरी ताकत बनने वाला जनसुराज पार्टी के कारण स्थिति बन रही है। लेकिन नामांकन के दिन ही चिराग पासवान की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान, उसका पहला विकेट नामांकन के दिन ही हो गया, क्योंकि उन्होंने जो सीमा सिंह को, जो भोजपुरी कलाकार हैं, उन्हें टिकट दिया था और उनका पर्चा खारिज हो गया था, जो यह बताता है कि एनडीए का पहला विकेट बिहार विधानसभा चुनाव में गिर गया है। ये स्थिति एनडीए के लिए गंभीर संकेत दे रही है। अब हम आते हैं दूसरे एंगल पर। मोदी सरकार की तरफ से ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अन्य एजेंसियों के माध्यम से कई कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के लिए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के सांसद हुलास पांडे पर रेड मारी गई है। इस विषय की अभी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन गुप्त अपुष्ट सूत्रों से इसकी सूचना मिल रही है। एक खबर के अनुसार एलजेपी रामविलास ने चुनावी गठबंधन में 29 सीटें हासिल की है और उसे एनडीए में सीट शेयरिंग में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। लेकिन यहीं एलजेपी आरवी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उनका 29 में से एक सीट, जो सीमा सिंह को उन्होंने सिंबल दिया था, वो सीट वो गंवा चुके हैं, क्योंकि सीमा सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं, उनका पर्चा ही खारिज हो गया है। हालांकि सीधे तौर पर हुलास पांडे पर ईडी द्वारा रेड की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। समाचारों में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में नकद, शराब, ड्रग्स के इस्तेमाल व प्रभावशाली वोटिंग को रोकने के लिए पहल की है। साथ ही साथ एनडीए पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ जंगल राज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कार्रवाई का हवाला भी दिया गया है। यदि यह कार्रवाई हो रही है तो संभवतः चुनावी फोकस कैश, लिकर, ड्रग्स या भ्रष्टाचार विवाद के संदर्भ में हो सकती है। सीधे नीतीश तेजस्वी लड़ाई से जुड़ी हुई नहीं दिखाई देती है। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य राजनीतिक दबाव बढ़ाना हो सकता है, विपक्ष को कमजोर करना या गठबंधन के भीतर समन्वय बनाए रखना हो सकता है। लेकिन इस डेटा से यह कहना कठिन है कि ईडी ने
हुलास पांडे के ठिकानों पर रेड डाली है, लेकिन अपुष्ट सूत्र इसकी पूरी पुष्टि कर रहे हैं। इस एंगल के तहत यह निष्कर्ष निकलता है, यानी मोदी शासन ईडी रेड्स, एलजेपी के ठिकानों पर कार्रवाई वह संभावनाओं के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक विश्वसनीय स्रोतों में इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। आगे इस विषय में और खुलासे अभी हो सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे एंगल की ओर, यानी प्रशांत किशोर का फोकस तेजस्वी यादव पर हमला और तेजस्वी यादव को वोट बैंक को लगातार प्रशांत किशोर बढ़ा रहे हैं, केवल तेजस्वी यादव पर हमला करके। यह सबसे दिलचस्प और अधिक स्रोतों से समर्थित दिशा दिखती है। आइए इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने बिहार में तीसरी ताकत के रूप में जहां प्रवेश किया है, वहां पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देने वाला एक दल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्वयं कहा है कि एनडीए और जन स्वराज के बीच मुख्य मुकाबला होगा। महागठबंधन को तीसरे स्थान पर आने का अंदेशा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि संगठन को मजबूत करने पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। सी वोटर सर्वे में प्रशांत किशोर का समर्थन बढ़ता दिख रहा है, लगभग 17.2%, जबकि नीतीश कुमार का प्रतिशत लगभग 15% है और तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, जिनका प्रतिशत 35 से 36% दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का वोट बैंक और टकराहट और दबाव। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस माना जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक यानी MY फैक्टर बिहार में अब भी महत्वपूर्ण है। एक सूचना के अनुसार मुस्लिम वोटर शेप्ड रिजल्ट इन द लास्ट 3 पोल्स, और यह देखा जा रहा है कि इस बार वोट बैंक की दिशा थोड़ी जटिल हो चुकी है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मजबूत दस्तक दे दी है। तेजस्वी ने दावा किया है कि उन्हें अमित शाह द्वारा धमकी दी गई है कि उन्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। इसका हवाला उन्होंने एक बयान में भी दिया है। यह संकेत है कि तेजस्वी यादव खेमे में भी दबाव बना हुआ है, न सिर्फ विरोधी दलों से बल्कि राजनीतिक माहौल में भी। वोट बैंक पर टकराहट और मतलब। जन स्वराज पार्टी का तीसरी ताकत बनना थोड़ा पुरानी वोट बैंक राजनीति को चुनौती बनता दिख रहा है। उदाहरण के लिए, जहां आरजेडी यादव मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा करता था, वहां अब मुस्लिम मतदाता विभाजित होते दिख रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का वादा किया है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग और नेतृत्व के मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रखर हो रहे हैं। जैसे कि चिराग पासवान को 29 सीट मिलने से एनडीए के अंदर झगड़ा बढ़ चुका है और एनडीए टूट के कगार पर पहुंच रहा है। इसका मतलब, सबका मतलब है कि तेजस्वी यादव का वोट बैंक स्लिप कर सकता है, विशेषकर अगर तीसरी ताकत सफल हुई तो। इससे उनकी सीएम दावेदारी भी कमज़ोर हो सकती है या उन्हें नए समीकरण बनाना पड़ सकता है। क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्लान चल रहा है? भाजपा के द्वारा भी, प्रशांत किशोर के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी। कांग्रेस और अन्य महागठबंधन पार्टियों ने खुलकर कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस हमारी तरफ से माना जा रहा है। सर्वे में तेजस्वी यादव वैसे भी सबसे आगे चल रहे हैं, जो सी वोटर ने कराया है, जिससे लगता है कि महागठबंधन उनके नाम पर दृढ़ स्थिति में चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए इस दिशा में उन्हें तैयार करना, सेट करना, वोट बैंक को जुटाना जैसे संकेत मिल रहे हैं। यही निर्णय होता हुआ हमको दिख रहा है। आपके द्वारा दर्शाए गए जो मुद्दे हैं, उनके कथन क्या कहते हैं राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में? कांग्रेस विपक्ष नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है। वस्तु स्थिति यह है कि सार्वजनिक स्रोतों से
ऐसा स्पष्ट ऑफर नहीं मिलता है, लेकिन राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित होता है, सामने कुछ नहीं होता है। विपक्ष में यह चर्चा है कि अगर गठबंधन सफल हुआ तो नीतीश की भूमिका बदल सकती है, इसलिए ये संभावित है न कि निश्चित। कथन ये है कि मोदी सरकार ईडी रेड द्वारा एलजेपी सांसद हुलास पांडे के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। वस्तु स्थिति अभी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा सबसे समर्थित एंगल यही है कि प्रशांत किशोर की तीसरी ताकत की भूमिका, तेजस्वी यादव को फेस माना जाना वोट बैंक टकराहट का संकेत है। ये सभी तथ्य डाटा द्वारा समर्थित हैं। आइए देखते हैं कि आगे किस किस प्रकार की संभावनाएं खुलती हुई नजर आ रही हैं। जीतने पर यदि महागठबंधन एकजुट होकर के आगे बढ़ता है तो तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए नामित किया जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर यह संकेत दे दिया है। इस स्थिति में वोट बैंक मोबिलाइजेशन, विशेष रूप से यादव, मुस्लिम, ओबीसी की रणनीति सक्रिय होगी और विपक्ष नए चेहरे, नए एजेंडा के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगा। हालांकि चुनौतियां होंगी, जैसे कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी गठबंधन में दरारें रहेंगी, तीसरी ताकत का असर क्या होगा। परिदृश्य 2, एनडीए पुनः सिद्ध वैकल्पिक नेतृत्व के साथ आगे रहता है, तब क्या होगा। यदि एनडीए बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन में आत्मविश्वास बनाए रखता है तो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाए रखना चाह सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला विधानमंडल दल के विधायकों द्वारा किया जाएगा। इस स्थिति में तेजस्वी यादव की भूमिका विपक्ष का चेहरा बनी रहेगी। प्रशांत किशोर तीसरी ताकत के रूप में अपनी पोजीशन ले सकते हैं और चुनावी मुकाबला अधिक विभाजित होगा। परिदृश्य तीसरा क्या होगा। जनसुराज पार्टी की वृद्धि और वोट बैंक टूटने की संभावना। यदि प्रशांत किशोर की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, जैसा कि सर्वे में उसे 9% वोट शेयर की संभावना मिलती दिख रही है, यह तीसरा ध्रुव ट्रेडिशनल यानी कि दो ध्रुवीय मुकाबलों को तोड़ सकता है, जिसमें आरजेडी यादव वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में न तेजस्वी पूर्ण लाभ ले पाएंगे और न ही एनडीए पूरी तरह से परिणाम अप्रत्याशित होने वाले हैं। 14 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं, इसलिए इस तारीख का उल्लेख हम कर रहे हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा अक्सर इसी तरह की तिथियों पर होती है। यदि वो स्थिति बने कि महागठबंधन जीतता है तो यह तय करता है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, तो ये सीधी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक स्रोत नहीं मिला है जिसमें आमादा तैयार होने का खुला दावा किया गया हो। अमित शाह व मोदी ने व अन्य बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी को सीएम तय कर लिया है। इस तरह इसे अभी संभावना के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ नेपथ्य के पीछे घटित होता है, जो हमको ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अमित शाह, मोदी और अन्य नेताओं ने तेजस्वी को सीएम बनाना लगभग तय कर लिया है। प्रमुख चुनौतियां और फैक्टर क्या रहने वाले हैं, इस पूरे विश्लेषण में कुछ जोखिम, कुछ अनिश्चितताएं हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे और वास्तविक परिणाम में अंतर होता है। सर्वे बताते हैं कि तेजस्वी आगे हैं, लेकिन वोट बैंक व्यवहार, सीट शेयरिंग, गठबंधन डायनेमिक तीसरी शक्ति के रूप में प्रवेश करके परिणाम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सी वोटर में तेजस्वी यादव 35.5% सीएम फेस के लिए पसंदीदा किए गए हैं। प्रशांत किशोर 17.2%, जबकि नीतीश कुमार खिसक करके तीसरे नंबर पर 15.4% के साथ खिसक गए हैं। हालांकि यह सीएम फेस पसंदगी बताती है, लेकिन विधानसभा सीटों में किन किन क्षेत्रों में किसकी कितनी जीत होगी, यह अभी यक्ष प्रश्न है। गठबंधन और सीट शेयरिंग की क्या जटिलताएं हो सकती हैं। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग अभी भी पूरी तरह से तय नहीं है। एनडीए में भी एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग में प्रत्याशियों के चयन को लेकर गतिरोध लगा हुआ है। अगर गठबंधन में दरार आती है तो वोट बैंक टूट सकते हैं।
तीसरी ताकत का भी प्रभाव होगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यदि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो पारंपरिक वोट बैंक खो सकता है दोनों ही धड़ों का। खासकर यादव मुस्लिम ओबीसी वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इससे आरजेडी और एनडीए दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की छवि और क्षेत्रीय विभाजन। बिहार में जातीय धाराओं, स्थानीय ताकत, उम्मीदवारों के प्रभाव क्षमता चुनावी अभियान की शक्ति बहुत मायने रखती है। सिर्फ नेतृत्व फेस होने से पर्याप्त नहीं है, सीट स्तर पर भी शेयरिंग होनी चाहिए। कार्रवाई, रेड एजेंसी यानी कि जो हुलास पांडे के एलजेपी के सांसद हैं उनके ठिकानों पर छापा पड़ा तो ये एक दुविधा एलजेपी के अंदर कर सकती है। इस तरह का माहौल मतदाताओं को सुपठित रूप से समझने की चुनौती देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विश्लेषण काफ़ी तर्कसंगत है और वर्तमान उपलब्ध जानकारी उसे इस हद तक समर्थन भी करती है, विशेष रूप से तीसरे एंगल यानी कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव वोट बैंक के संदर्भ में। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पहला और दूसरा एंगल अभी पूरी तरह से पुष्ट या अपुष्ट नहीं हुए हैं, यानी कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ऑफर दे रही है तथा ईडी ने एलजेपी के सांसद हुलास पांडे के ठिकानों पर रेड की है। अगर यह संक्षिप्त निर्णय कहना हो तो हम इस बिंदु को ऐसे कह सकते हैं, तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार की राजनीति में बहुत मजबूत बनकर उभर रहे हैं। सर्वे और राजनीतिक संकेत यही दिखाते हैं कि उन्हें सीएम फेस बनाया जा रहा है, विशेष रूप से महागठबंधन के द्वारा। प्रशांत किशोर का उदय एक महत्वपूर्ण विचलन कारक यानी कि डिसरप्टर साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव सिर्फ एनडीए या महागठबंधन तक ही सीमित नहीं बल्कि वोट बैंक संरचना बदलने वाला भी हो सकता है। नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है, उनकी लोकप्रियता घटी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और उन्हें संभावित चेहरे के रूप में चुनने की संभावना कम दिख रही है यदि बदलाव का माहौल बना रहे। एनडीए महागठबंधन दोनों परम आपस में अपने अपने समीकरणों को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि चुनाव 14 नवंबर को घोषित होने वाले हैं तो यह संभव है कि तेजस्वी यादव सीएम के रूप में चुने जाने की दिशा में माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन अभी यह पक्का नहीं है, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। आज की इस वीडियो को आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन सा दल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है। कमेंट करके इसे अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।